नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन में एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल अंश चौधरी और आज है हमारा सेशन नंबर 66। तो अपने 66वें सत्र में हम बात करेंगे सबसे पहले एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के ऊपर। डब्ल्यूटीओ और भारत का क्या झगड़ा चल रहा है इसके अंदर, उसको देखेंगे। दूसरा, कंसेप्ट ऑफ बैड बैंक। बैड बैंक क्या होता है, सरकार इसको लेके कुछ नई चीजें लेके आई है, उसको समझेंगे, उसको जानेंगे कि किस तरीके से रोड हेड कितना अच्छा हो सकता है वो। तीसरा, टेलीकॉम सेक्टर रिफॉर्म्स। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे रिफॉर्म सरकार लेके आई है। दिस इज गोइंग टू बी गुड। कंपटीशन बढ़ेगा टेलीकॉम सेक्टर के अंदर में। समझेंगे कि क्या इसके 9 पैरामीटर्स है, बेसिकली 9 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है जिसके ऊपर सरकार बात कर रही है। फोर्थ, पीएलआई स्कीम फॉर ऑटो एंड ड्रोन सेक्टर। आपको मालूम है जो यूनियन बजट 2021 है उसमें 13 सेक्टर्स को लेके पीएलआई स्कीम की घोषणा की गई थी, उन्हीं में से ये कुछ सेक्टर्स है जिनको हम देख रहे हैं। 15th, ईस्ट एशिया समिट, जो हमारा पांचवा टॉपिक होगा, ये होगा 15वां ईस्ट एशिया समिट। इसकी जो एनर्जी मिनिस्टर्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी उसको हम देखेंगे। सिक्स्थ, फर्स्ट 5 बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व के मतलब पहले 5 बायोस्फीयर रिजर्व, इसको हम जानेंगे। एंड सेवंथ, एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस। आर वी रेडी? शुरू करें। बिल्कुल एक्साइटेड रहिए, ये सेशन आपको काफी हेल्प करेगा। आपके जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें आपको पूरे अच्छे तरीके से मदद करेगा, साथ ही साथ जो आपकी जो एक थिंकिंग एबिलिटी है उसको भी बनाएगा। अगर आप किसी फॉर्म में मैनेजर वगैरह हैं तो आपको जो करंट अफेयर्स हैं उनसे भी पूरा रिलेट करेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या है? तो बेसिकली क्या है कि डब्ल्यूटीओ के पास एक कमेटी है, दैट इज डब्ल्यूटीओज एग्रीकल्चर कमेटी। इस कमेटी का काम क्या है? इस कमेटी का काम है कि ये एग्रीमेंट और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसकी पूरी देखरेख करती है। और उसके साथ साथ जो भी कंसर्न्स वगैरह हैं उनको इन्हीं फॉरम के, इसी कमेटी के मेंबर्स जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब बेसिक बात क्या है कि एग्रीमेंट में है क्या। देखिए, है क्या कि ये है भारत, राइट, और ये मान लेते हैं कोई दूसरी कंट्री, सपोज कर लेते हैं चाइना। अब दोनों के अंदर मार्केट होते हैं। क्या होते हैं? बाजार। एक होता है डोमेस्टिक मार्केट, जैसे भारत का अपना डोमेस्टिक है। जैसे मैं अगर कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ, राइट। कुछ भी मतलब एक चीज मैं बना रहा हूँ और वो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, तो वो मैं अपने लोगों के लिए बना रहा हूँ और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी बना रहा हूँ। एक होता है मतलब ग्लोबल मार्केट, कि बाहर की कोई कंपनी, मान लीजिए चाइना की कोई कंपनी वही प्रोडक्ट लेके आ रही है और वो बना रही है। तो इसी तरीके से बाजार चलता है और इन दोनों के बीच में बैलेंस होना जरूरी है। अगर सिर्फ इनका बोलबाला हुआ तो फिर ये लोग मारे जाएंगे। मतलब फिर तो यही होगा ना, कोई देश दूसरे देश में जाएगा ही नहीं कि भाई हमें वहां जाना ही नहीं, वहां पे तो लोग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इतना ज्यादा करते हैं कि लोग वहीं खरीदते हैं, हमारी चीजों को तो खरीदते नहीं है। सेम यही यही केस आप अप्लाई कर दीजिए चाइना के ऊपर भी, राइट। तो इससे होगा क्या कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो उससे खतरे में आ सकता है, राइट। कि सब लोग, फिर सब देश फिर अपना अपना देख ले, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। फिर तो ये जितने भी समिट्स हो रहे हैं या फिर जो क्लाइमेट चेंज है, फिर इसके लिए जिम्मेदारी लेगा कौन अगर कोई नहीं होगा, अगर ऐसा चलेगा तो ट्रेड बैरियर्स नहीं होने चाहिए, उसको हटाने के लिए जो है ये एग्रीमेंट किया गया है कि भैया देखो, डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों में बैलेंस होना जरूरी है। सबको मतलब कंपटीशन जो है वो बिल्कुल बराबर का होना चाहिए, राइट। ट्रांसपेरेंट मार्केट एक्सेस हो, ग्लोबल मार्केट्स के साथ इंटीग्रेशन बढ़िया से हो, इसी वजह से तो डब्ल्यूटीओ की रचना की गई थी ना। तो ये सब चीजें हैं, तो वो बैरियर हटाने के लिए जो एग्रीमेंट है, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इतना समझ आया? ठीक। अब इस एग्रीमेंट के 3 पिलर्स हैं, जो कमेटी ने बोला कि देखो भाई हम इसके 3 पिलर बनाएंगे। क्या क्या बनाएंगे? सबसे पहला डोमेस्टिक सपोर्ट, जो मैं यहाँ बात कर रहा था। डोमेस्टिक सपोर्ट में उन्होंने क्या कहा कि आप डोमेस्टिक सब्सिडीज इतनी ज्यादा नहीं दे सकते कि वो फ्री ट्रेड को डिस्टॉर्ट करे, मतलब उसे खतरे में डाले और फेयर प्राइस मैकेनिज्म की धज्जियां उड़ा दे। मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि जैसे मैं डोमेस्टिक हूं और मैं अपने लोकल मार्केट में लोकल लोगों के लिए बना रहा हूं, सरकार मेरे साथ है। सरकार चाहती है कि भाई ये जो राहुल है ये अपना प्रोडक्ट अच्छे से बोलबाला करे, और सरकार ने मेरे साथ साठ गांठ कर ली। इस तरीके की चीज को कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। अब सरकार ने मेरे साथ साठ गांठ कर ली, ठीक। सरकार को मैंने बोला ठीक है भाई तुम मेरे काम को आगे बढ़ाओ, इसमें से जो भी शेयर आएगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ये हमारी खुफिया मीटिंग, ट्रीटी वगैरह जो होता है, ट्रीटी ऑफ सेल्स वगैरह, तो वो सब चीजें हमारी चलेगी, राइट। माफ कीजिएगा, बीच बीच में थोड़ा सा मैं बोल जाता हूँ। तो अब ये क्या है कि अब हमारी तो हो गई बातचीत सरकार, और सरकार मेरे साथ है। बाहर की कोई, चाइना की कोई कंपनी आ रही है तो इनका मार्केट एक्सेस इनको मिलेगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी मोनोपोली हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा कि ना खाता ना बही, जो मैं कहूँ वही सही। यही बात होगा, जो मैं दाम दूंगा वो लेना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि मार्केट में दूसरा प्लेयर बचा नहीं है। इससे क्या होता है, इससे जो फ्री ट्रेड की अवधारणा है वो खराब होती है, फेयर प्राइस मैकेनिज्म खराब होता है, कंपटीशन खराब होता है। तो सब्सिडीज आपको इतनी ज्यादा नहीं देनी है,
उस पर एक लगाम होनी चाहिए, उस पर कुछ रिडक्शन होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक सपोर्ट। क्लियर है? इसी के लिए एक प्रावधान लाया गया और इस प्रावधान का नाम था एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट। और इसमें बोला गया कि इसे 20% से रिड्यूस करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ 6 years फॉर डेवलप्ड कंट्रीज और 30% ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। और ये पूरा मामला ही डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग का चल रहा है कि भारत का कहना है कि हम तो विकासशील देश हैं, अमेरिका डेवलप्ड है। ठीक, वहां पर एग्रीकल्चर और जो किसानों की हालत है वो अच्छी है, हमारे यहाँ पे तो नहीं है। ठीक, हमारे यहाँ पे तो मतलब लोगों के पास 2 वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा है, तो हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी। अमेरिका अब कहता है कि भारत जो है बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहा है, डोमेस्टिक सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहा है, वॉलेट कर रहा है, वॉलेट कर रहा है, राइट। अब इन सब्सिडीज को कैटेगराइज किया गया बॉक्सेस के अंदर में, और वो बॉक्सेस कौन कौन से हैं? उन बॉक्सेस का नाम है ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स। सीधा सीधा यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया था कि एम्बर बॉक्स किससे रिलेटेड है, और 4 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए गए थे और आपको पता होना चाहिए डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है। ग्रीन बॉक्स क्या कहता है? ऐसी सब्सिडीज जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट ना करे, जैसे मैंने अभी आपको मैकेनिज्म समझाया ना, इसको डिस्टॉर्ट ना करे, और अगर फिर भी हो रहा है तो बिल्कुल मिनिमम लेवल पे हो। क्या इसमें कोई लिमिट वगैरह रखी गई है? तो नहीं। एम्बर बॉक्स क्या कहता है कि इसमें सब्सिडीज की कुछ मतलब कैटेगराइज किया गया है, 5% का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, 10% डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, वगैरह वगैरह, इसमें कुछ जो है मतलब लिमिटेशंस की गई हैं। ब्लू बॉक्स में क्या है कि ब्रॉड रेंज ऑफ सब्सिडीज अलाउड बट मस्ट बी डिजाइन टू मिनिमाइज ट्रेड डिस्टॉर्शन। सब्सिडी तो दो, लेकिन साथ साथ ट्रेड डिस्टॉर्शन को भी ध्यान में रखो, और इसमें भी नो लिमिट वगैरह रखा गया है, राइट। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लूपहोल्स इन बॉक्सेस की वजह से देखने को मिलता है। अब दूसरा इसमें पिलर इन्होंने क्या बोला? मार्केट एक्सेस। जैसे मैंने बोला मार्केट एक्सेस सही होना चाहिए। अब डब्ल्यूटीओ की तो अवधारणा ही इस पे तय की गई थी कि मार्केट एक्सेस सभी को प्रोवाइड किया जा सके, तभी तो डब्ल्यूटीओ खड़ा है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, एक्सपोर्ट सब्सिडी, राइट। सब्सिडी ऑन इनपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर मेकिंग एक्सपोर्ट चीपर और अदर इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट सच एज इंपोर्ट ड्यूटी रिमिशन एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड अंडर एक्सपोर्ट सब्सिडीज। अब इशू क्या है कि भारत की तरफ से, भारत ने बोला है, यानी भारत की तरफ से जो भारत को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया उन्होंने बोला है कि जो G33 है उनको सामने आना चाहिए और इस पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो ढूंढना चाहिए फूड सिक्योरिटीज पर्पज के लिए। आप जानते हैं जैसे हमारे पास फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, राइट। अब इसके लिए पब्लिक स्टॉक होल्डिंग यानी कि काफ़ी ज़्यादा बफर में रखना पड़ता है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक अमेरिका वगैरह, वो कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रख रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग कर रहे हो, ये गलत है, राइट। तो उसी पे इंडिया कह रहा है कि G33 को सामने आके इसके ऊपर कोई परमानेंट सॉल्यूशन वगैरह पूरा ढूंढना चाहिए। एक स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म की पूरी फाइनलाइजेशन होनी चाहिए और पूरा डोमेस्टिक सपोर्ट को जो है पूरा मतलब इसको थोड़ी सी मजबूती देनी चाहिए, वरना तो फिर हमारे लोगों को क्या होगा, राइट। विदेशी कंपनियां आएंगी तो फिर से मतलब वो दौर आएगा जब एक विदेशी कंपनी बहुत पहले आई थी 1600 में, राइट। AOA was in favor of developed countries and historical asymmetries and imbalances must be corrected to ensure a rule based fair and equitable order। तो आपने जो ये एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर बनाया है, भारत का कहना है, भारत का स्टैंड है कि ये तो पूरा का पूरा डेवलप्ड कंट्रीज को फेवर कर रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज को तो फेवर ही नहीं कर रहा। दैट्स व्हाई इंडिया इज अर्जिंग टू द G33 नेशंस। क्लियर है ये सब आपको, राइट। तो ये कुछ कुछ झगड़े हैं जिसपे बातें चल रही हैं। कभी मौका मिला तो पूरा आराम से WTO को हम डिस्कस करेंगे बढ़िया से, इस पे पूरा एक एक घंटा लेक्चर दिया जा सकता है। WTO के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। ये 1995 में आया एंड इसको पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, बाद में नाम चेंज किया गया। इसमें 164 मेंबर्स हैं, अकाउंटिंग फॉर 98% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में है। कुछ और मैकेनिज्म है जैसे कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, राइट, ध्यान रखना सर्विसेज है यहाँ पे, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, ये सब है, ठीक। तो इन सब चीज़ों को हम बाद में कभी फिर WTO के ऊपर जब प्रॉपरली बात करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। बॉक्सेस आपको समझा दिए गए हैं, आगे चलते हैं दूसरी स्टोरी के ऊपर, कॉन्सेप्ट ऑफ बैड बैंक एंड इट्स स्ट्रक्चर। देखिए दोस्तों, आज का जो सेशन है ना वो कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल मतलब कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा कि है क्या। अब जैसे इसमें आ गया बैड बैंक। अब बैड बैंक है क्या, सबसे पहले समझते हैं। बैड बैंक एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, और आप इसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी कह सकते हैं, जो बैंकों से यानी जो कमर्शियल बैंक है उनसे बैड लोन्स ले लेती है। मान लीजिए राहुल है, राहुल ने 100 रुपए का लोन लिया, मान लेते हैं SBI से, ठीक। अब मैंने 100 रुपए का लोन लिया SBI से और मैं SBI को चुका नहीं पाया, तो मैं क्या बन गया SBI के लिए? मैं SBI के लिए बन गया NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये है बैड लोन, मैं तो चुका नहीं पाया, तो SBI अब क्या करेगा? SBI ज़्यादा से ज़्यादा जो कोलेट्रल वगैरह है उसे सीज कर लेगा, लेकिन अब उसे सीज करके वो करेगा भी क्या?
मान लीजिए कि एसबीआई ने मेरी प्रॉपर्टी सीज कर ली, मैं तो भाग गया कहीं इधर उधर, ठीक। अब मेरी प्रॉपर्टी उन्होंने सीज कर ली तो चलो ठीक है, अब प्रॉपर्टी तो आ गई, अब इस प्रॉपर्टी का करें क्या, वो एसबीआई के लोग तो वहां जाके रहेंगे नहीं, ठीक। और वो क्या कहते हैं, ये डीलर तो है नहीं जो बाइंग और सेलिंग का काम करें कि भाई इसे बेचो ये सब करो, तो बड़े पंगे हो जाते हैं, मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई एक बनाई गई, एक मतलब कंपनी बनाई गई जिसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, जिसे बैड बैंक भी कहा जाता है, जो क्या करेगी कि उस प्रॉपर्टी को, सीज प्रॉपर्टी को या कोई भी कोलेटरल को ये कंपनी उठा लेगी, बोलेगी बैंक को, बैंक भैया ये हमें दो, एसबीआई वालों ये हमें दे दो, ठीक। और इसकी जो कीमत है वो हम तुम्हें दे देते हैं और हम इसको फिर सेल आउट करेंगे। समझ आया? And finally recovers the money over a period of a time. The bad bank is not involved in lending and taking deposit. ध्यान रखना, कोई कस्टमर यानी मैं बैड बैंक के पास नहीं जा सकता, बैड बैंक का काम सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक के साथ चलेगा, बट हेल्प्स कमर्शियल बैंक क्लीन अप देयर बैलेंस शीट्स एंड रिजॉल्व बैड लोन्स। तो इसकी पूरी एम तो ये है। समझ आया बैड बैंक किसे कहते हैं? अब इस बैड बैंक के लिए नया जो स्ट्रक्चर है, नई जो ढांचा है वो तैयार की गई है फॉर रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूज एनपीएस, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफी ज्यादा बढ़ गए बैंकिंग सेक्टर में, आप जानती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको देखते हुए दो नई एंटिटीज बनाई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है, कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है कि लगभग लगभग 30,500 करोड़ की हम गारंटी देते हैं सिक्योरिटी रिसिप्ट के तौर पे बाय द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL। तो सरकार ने क्या बनाया? सरकार ने बनाया NARCL, सरकार ने ये बनाया, ठीक। अब ये क्या करेगी, इसको लाइसेंस वगैरह सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रॉपर तरीके से दे देगा। अब NARCL पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल मेंटेन 51% ओनरशिप इन NARCL। दूसरी एंटिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई वो बनाई IDRCL, IDRCL, क्लियर है? IDRCL मतलब इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे कि ये जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, इनको मार्केट में बेचने का काम करेंगे। और इसी स्ट्रक्चर को बोला गया कि ये है न्यू बैड बैंक स्ट्रक्चर। कौन कौन सा है? NARCL और IDRCL। NARCL की फुल फॉर्म, NARCL की फुल फॉर्म क्या हो गई? NARCL की फुल फॉर्म हो गई नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और IDRCL की फुल फॉर्म क्या हो गई? इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। अब इस स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी? आप जानते हैं कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो हैं स्ट्रेस्ड एसेट्स में मदद तो करती हैं लेकिन उतना प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता, और कई बार क्या होता है, मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी, राहुल की प्रॉपर्टी उन्होंने सीज कर ली, अब बैंक वालों ने, SBI वालों ने, अब वो चले गए, अब वो दे दिया NARCL या कोई ARC वगैरह उनको दे दिया एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी ले ली, अब जितने में बेचनी थी वो बिकी नहीं, गैप रह गया, ये सारी बहुत सारी इसमें समस्याएं आ जाती हैं। तो इसकी मैकेनिज्म को सुधारने के लिए ये नया स्ट्रक्चर जो है बनाया गया है। अब वर्किंग प्रोसेस होगा का, वर्किंग प्रोसेस में ये होगा कि जो NARCL है ये बैड लोन बैंक से खरीद लेगी, ठीक। इट विल पे 15% ऑफ द एग्रीड प्राइस इन कैश। मान लीजिए 100 रुपए का यहाँ पे मैं आ गया ना, तो बैंक वाले कह रहे हैं कि भाई ये 100 रुपए की हमारे पास एसेट है और ये NARCL है, तो NARCL कहेगा कि ठीक है आप एक काम करो, अपना एसेट हमें दे दो, हम आपको 15 रुपए तो अभी दे देते हैं कैश में, बाकी बचे 85 रुपए का हम आपको सिक्योरिटी रिसिप्ट दे देंगे। क्या दे देंगे? सिक्योरिटी रिसिप्ट। और जब हम इस 100 रुपए की जो हमने आपसे एसेट ली है, स्ट्रेस्ड एसेट, जब हम इसे सेल आउट कर देंगे तो वो बाकी बचे पैसे हम आपको दे देंगे और अपनी सिक्योरिटी रिसिप्ट वापस ले लेंगे। तो ये कहानी है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि उन्होंने राहुल की जो ये जो चीज़ है स्ट्रेस्ड एसेट वो उन्होंने ले ली, लेकिन वो उसे बेच नहीं पाए या फिर वो उसे 70 रुपए में ही बेच पाए, मार्केट के अंदर में 70 का ही भाव उनको मिला, तो ये तो घाटा लग गया ना इस कंपनी को 30 का। तो ये घाटा को, ये इसको ब्रिज कौन करेगा? तो इसको ब्रिज करने का काम है सरकार की, कैबिनेट की मंजूरी का ये आंकड़ा 30,500 करोड़ रुपए से जो है, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द कमर्शियल बैंक वाज सपोज टू गेट एंड व्हाट द बैड बैंक आल्सो वाज एबल टू रेज विल बी पेड फ्रॉम द 30,600 crore rupees that has been provided by the government. This guarantee is extended for a period of 5 years और ये सारा 5 साल तक के लिए दिया गया है। समझ आया? मजा आया एकदम? कॉन्सेप्ट ऑफ बैड बैंक एंड इट्स स्ट्रक्चर क्या है ये। अगले पे बात करते हैं, जो हमारी तीसरी स्टोरी है टेलीकॉम सेक्टर रिफॉर्म। जैसा मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आज का जो सेशन है थोड़ा कॉन्सेप्चुअली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक। टेलीकॉम सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या है इसको देख लेते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने बोला है कि हम बहुत सारे स्ट्रक्चर और प्रोसेस रिफॉर्म्स कर रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर के अंदर में। आप जानते हैं टेलीकॉम सेक्टर के अंदर में जो कंपटीशन है खत्म होता जा रहा है। जैसे अभी बचे हैं प्लेयर्स कौन से? भारतीय एयरटेल बचा है, रिलायंस जियो बचा है, राइट, विल बचा है, मतलब कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड बचा है, काफी सारे, मतलब MTNL BSNL को अगर आप छोड़ दें तो यही सब बचे हैं। अब इसमें क्या है कि
जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें ये जो कंपनी है यानी कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, ये बहुत सफ़र कर रही है। ये सफ़र क्यों कर रही है? क्योंकि काफ़ी सारे जो ड्यूज़ हैं सरकार के वो इन पे पेंडिंग है, और ये चांसेस हैं कि ये छोड़ के जा सकते हैं, और अगर ये छोड़ के चले गए तो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर में सिर्फ और सिर्फ दो लोग ही बचेंगे और कुछ नहीं बचेगा। वो सरकार ये चाहती नहीं है। सरकार चाहती है कि कंपटीशन बना रहे, सब कुछ बढ़िया रहे। तो सरकार ये कुछ रिफॉर्म्स लेकर आई है, और इसमें जो एक कंसेप्ट आता है वो आता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। उसको लेके सरकार ने कुछ जो है मतलब रिफॉर्म करने की कोशिश की है। एक एक करके सारे रिफॉर्म्स मैं आपको समझा देता हूँ, जो भी इससे रिलेटेड की टर्म्स है उसको भी देखेंगे। तो ये जो आपको स्लाइड दिख रही है इस पे आप बने रहे और ध्यान से फॉलो करना मुझे। सबसे पहले क्या बात की गई है रिलीफ एंड रिफॉर्म्स में? रैशनलाइजेशन ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। सबसे पहले एजीआर को समझते हैं। एजीआर है क्या? देखिए एजीआर क्या है कि मान लीजिए मेरी कंपनी है, या मान लीजिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड है। अब वोडाफोन आइडिया लिमिटेड भारत के अंदर काम कर रही है और ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 के आसपास में, 1990s में ही कहीं, ठीक है, उन्होंने बोला कि ठीक है आप जो है हमारे साथ अपना रेवेन्यू क्या है शेयर करोगे। आप जो काम कर रहे हो उसका कुछ हिस्सा, कुछ रेवेन्यू, प्रॉफिट नहीं है रेवेन्यू है, ध्यान रखिएगा, जितना पैसा आ रहा है वो सब शेयर करोगे। ठीक है, मान गए ये लोग। अब इसमें इन्होंने बोला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि देखो भाई आप अपना टोटल रेवेन्यू हमारे साथ शेयर करोगे। टोटल रेवेन्यू मतलब अगर कोई भी टेलीकॉम कंपनी है तो उसके तो काफी सारे सेगमेंट होते हैं ना। जैसे कोर बिजनेस क्या होता है? कोर बिजनेस होता है जैसे कि रिचार्ज वगैरह करना या फिर एसएमएस पैक वगैरह डलवाना, यही होता है ना। ये दीज आर द कोर बिजनेस। लेकिन साथ ही साथ कुछ और काम भी करती है ये कंपनीज, जैसे कि आपके हैंडसेट्स वगैरह में भी मतलब इन्वेस्ट वगैरह करके रखती है, उस सेक्टर में भी काम करती है। ठीक, तो इनके बहुत सारे डोमेन होते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना था कि जितने भी आपके डोमेन में जितना भी रेवेन्यू आप आ रहा है वो आप हमारे साथ शेयर करोगे। जबकि जो टेलीकॉम कंपनीज थी उन्होंने थोड़े दिनों के बाद ये बोलना शुरू कर दिया कि आप ये गलत कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हमारे कोर बिजनेस से रेवेन्यू ले लो ना, हम तो रेवेन्यू देने को तैयार हैं, शेयरिंग करने को तैयार हैं, बट वी आर गोइंग टू डू दिस फ्रॉम द कोर बिजनेस, जो हमारा कोर बिजनेस है। राइट, आप हमारे जो दूसरे अलग डोमेन है उनसे भी क्यों लेना चाह रहे हो? ठीक, तो ये झगड़ा जो है वो शुरू हो गया। दूसरा इसमें बोला गया कि तो इसमें जो रिलीफ दिया गया है वो ये किया गया है कि नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू विल बी एक्सक्लूडेड ऑन प्रोस्पेक्टिव बेसिस फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द एजीआर। अभी गवर्नमेंट कह रही है कि ठीक है आपका जो कोर बिजनेस है उसी से ही हम रेवेन्यू लेंगे, बाकी बिजनेस से नहीं लेंगे, ये बोल दिया है गवर्नमेंट ने। दूसरा, ह्यूज रिडक्शन इन द बैंक गारंटी रिक्वायरमेंट्स, 80% अगेंस्ट द लाइसेंस फी। अब लाइसेंस फी वगैरह इनको देना पड़ता था, तो यहाँ पे भी कुछ रिडक्शन कर दिया गया है। एंड अदर सिमिलर लेवाइस, जैसे कि आपका स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस भी वगैरह भी होता है, तो इसको भी रिड्यूस कर दिया गया है। नो रिक्वायरमेंट्स फॉर मल्टीपल बैंक गारंटीज इन डिफरेंट लाइसेंस सर्विस एरियाज रीजन्स इन कंट्री इंस्टेड ऑफ वन बैंक गारंटी विल बी इनफ। तो जो मतलब सारा जो हेक्टिक प्रोसेस था उसको सिंप्लीफाई किया गया और बोला गया कि जो चार्जेस लाइसेंस फी वगैरह भी है वो भी हम आपसे कम लेंगे। अब हुआ क्या कि टेलीकॉम इस झगड़े के चक्कर में, एजीआर का झगड़ा तो आपको समझ में आ गया होगा, एजीआर का झगड़ा जो ये पहुंचा, तो ये पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के पास में। सुप्रीम कोर्ट के पास ये कब पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट के पास ये पहुंचा अक्टूबर 2019 में। और सुप्रीम कोर्ट ने इससे बोला कि सरकार सही कह रही है, आपको ड्यूज पे करने पड़ेंगे। अब ये ड्यूज, ये जो सारा पे करना था, शेयरिंग करनी थी, शेयरिंग में जो पे करना था वो बढ़ता चला गया, साल दर साल बढ़ता चला गया। ठीक, तो अक्टूबर 1 2021 से डिलेड पेमेंट्स ऑफ द लाइसेंस फी, स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस विल अट्रैक्ट इंटरेस्ट रेट ऑफ एसबीआई's एमसीएलआर प्लस 2% इंस्टेड ऑफ एमसीएलआर 4%। एमसीएलआर क्या होता है? एमसीएलआर होता है मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट। ये वो मिनिमम रेट होता है आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो कोई बैंक किसी को देता है। मान लीजिए अगर एमसीएलआर 7% है तो 7% से नीचे बैंक देगा नहीं आपको। तो पहले चार्जेस वगैरह में क्या होता था कि 7% प्लस 4% होता था, तो 11% तक पहुंच जाती थी बात, जो इंटरेस्ट लगता था, क्योंकि साल दर साल इंटरेस्ट तो बढ़ ही रहा है ना। अब वो कह रही सरकार कि हम इसे 7% प्लस 2% कर देंगे। 7% मैंने एक अपनी तरफ से एक आंकड़ा लिया है बस समझाने के लिए आपको, तो हम 9%, तो कुछ यहाँ पे लॉस हो गया, मतलब कुछ यहाँ पे रिडक्शन हो गया। और ये सब हम अप्लाई कब से करेंगे? तो 1 अक्टूबर 2021 से ये सब हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक, नो ऑक्शंस हेल्ड henceforth, नो बीजीज विल बी रिक्वायर्ड टू सिक्योर्ड इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स वगैरह वगैरह। अब इसमें जो स्पेक्ट्रम प्रोसेस को लेके है, जो ऑक्शनिंग होती है स्पेक्ट्रम की, उसमें भी जो टाइम लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। पहले 20 साल तक की होती थी, अब 30 साल तक की कर दी गई है। सरेंडर ऑफ स्पेक्ट्रम विल बी परमिटेड आफ्टर 10 years फॉर स्पेक्ट्रम रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर यूसेज। नो स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज फॉर स्पेक्ट्रम एक्वायर्ड इन फ्यूचर स्पेक्ट्रम ऑक्शंस। ये सब कुछ जो है मतलब रिमूव कर दिया गया है। केवाईसी वगैरह जो है कस्टमर्स वगैरह के लिए, जैसे कि
कस्टमर्स को भी मतलब थोड़ी इसमें राहत दी गई है कि जो भी आप जाते थे, मान लीजिए कि आपका प्रीपेड फ़ोन है या पोस्टपेड फ़ोन है, आपको केवाईसी वगैरह करवाना होता तो ये भी करवाने की अब ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ एक मेजर रिफॉर्म और किया गया है कि इसको पहले 49% के एफडीआई के ऑटोमेटिक रूट में लाया गया था, लेकिन अब इसमें इन्वेस्टमेंट एनकरेज करने के लिए ताकि और प्लेयर आए इसके अंदर में, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई हम 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से ओपन कर रहे हैं, राइट। तो एफडीआई रिफॉर्म्स भी इसमें किए गए हैं इन द सेक्टर allowed up to 100% under the automatic route from the existing limit of 49%। समझ आया कि ये क्या है। तो देखते हैं कि आगे ये किस तरीके से चलेगा, लेकिन सरकार की जो ये पहल थी काफ़ी अच्छी थी। वो चाहती है कि कंपटीशन इसमें बना रहे और एक अच्छी मतलब टफ कंपटीशन हो, एक अच्छा मार्केट तैयार हो, कोई मोनोपोली ना हो किसी चीज़ की, राइट। चलिए अगले पे चलते हैं। पीएलआई स्कीम फॉर ऑटो ड्रोन सेक्टर। तो आपको मालूम है कि यूनियन बजट 2021 में 13 सेक्टर्स के लिए प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को जो है मतलब लाया गया था, और इसका जो आउटले रखा गया था लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का, यानी 1,97,000 करोड़ रुपए का आउटले इसका तैयार किया गया था। और ये सारे के सारे किससे जोड़ रहे थे, ये सारे के सारे जोड़ रहे थे आत्मनिर्भरता से। इन सबको जोड़ा गया था ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, राइट। अब पीएलआई स्कीम जो ऑटो सेक्टर के लिए लाया गया है, उसमें जो कैबिनेट है उन्होंने 26,000 करोड़ की जो है अनुमति दे दी है कि आप ऑटो सेक्टर में ये सब कर सकते हैं। बेसिक बात क्या है, मोटा मोटी ये है कि ऑटो सेक्टर और ड्रोन सेक्टर में भी किया गया है इस चीज़ को। इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज करने के लिए, यानी कि निवेश को बढ़ाने के लिए ये जो पूरी जो है जद्दोजहद की गई है। एक फटाफट एक बार रिव्यू देख लेते हैं। लगभग 5 साल के लिए कितना इंसेंटिव है, 26,000 करोड़ का है, किसमें, ऑटो सेक्टर में। वहीं पे ड्रोन इंडस्ट्री के ऊपर बात करें तो 3 साल के लिए 120 करोड़ का जो है आउटले एलोकेट किया गया है टू अट्रैक्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट। अब सरकार कह रही है कि ऐसा करने से लगभग 42,500 करोड़ का जो है न्यू फ्रेश इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो सकता है। प्रोडक्शन 2.3 लाख करोड़ बढ़ सकती है, लगभग 7.5 लाख लोगों को नौकरियां मिल सकती है। टू हेल्प प्रमोट एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज, क्लीन एनर्जी वगैरह, इन सब में भी मतलब टेक्नोलॉजिकल एरा में भी हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी। ओपन टू एग्जिस्टिंग ऑटोमोटिव कंपनीज एंड न्यू इन्वेस्टर्स। वहीं ड्रोन पे आप बात करें तो लगभग ये 5,000 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो है अट्रैक्ट कर सकता है, और मोटा मोटी 1,500 करोड़ का जो है इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन देखा जा सकता है, ठीक है। इसी वजह से ये पूरा लाया गया है पीएलआई स्कीम फॉर ऑटो ड्रोन सेक्टर। ये आपको ध्यान रखना है, यूनियन बजट में मेंशन किया गया था। फॉर हाउ मेनी सेक्टर्स, फॉर 13 सेक्टर्स। चलिए आगे बात करते हैं, अगली स्टोरी पे चलते हैं, दैट इज 15th ईस्ट एशिया समिट। ये जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है किसके बीच हुई है, एनर्जी मिनिस्टर्स के बीच हुई है। मीटिंग का थीम क्या था, वी केयर, वी प्रिपेयर एंड वी प्रॉस्पर। एजेंडा क्या था मीटिंग का, एजेंडा ये था कि जो आसियान जो है, क्योंकि भारत की तो पॉलिसी एकदम क्लियर है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसको देखते हुए भारत ने ये बोला है, द मीटिंग वॉज एम्ड एट कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स ऑफ द आसियान इन परसुइंग द गोल ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनर्जी ट्रांजिशन दैट विल बेनिफिट द पीपल ऑफ द रीजन। आपको मालूम है एनर्जी के लिए दो देश बहुत ज़्यादा मतलब कंज्यूमर हैं, चाइना एंड इंडिया। तो कहीं ना कहीं ये जो मतलब इन तरीके की मीटिंग है, ये दिखाता है कि भारत का आगे का रुख कैसा रहेगा। अ ब्रीफ स्टेटस ऑफ इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन प्लान्स, पॉलिसी चैलेंजेस, एफर्ट्स टुवर्ड्स डीकार्बनाइजेशन, और कुछ भारत के अपने जो है इनिशिएटिव, जैसे कि नेशनल सोलर मिशन हो गया, राष्ट्रीय ऊर्जा मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, स्मार्ट सिटी मिशन। तो ये सब जो है एक एनर्जी के सेक्टर में जो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं, तो इसको काफ़ी अपलॉड किया गया है, और आसियान को बोला गया है कि देखिए हम आपके रीजन के लिए, पूरे ईस्ट एशिया के लिए भी हम काफ़ी तरीके से मतलब चिंतित भी हैं और समर्पित भी हैं। ईस्ट एशिया समिट को कब स्टैब्लिश किया गया था, तो लगभग 2005 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। पहले ये 10 लोगों का फॉरम था, फिर बाद में बोला गया कि इसमें 3 लोग जोड़ेंगे तो हम ये बन जाएगा आसियान प्लस। 3 लोगों को जोड़ते क्या बन जाएगा, आसियान प्लस। वो 3 लोग कौन कौन से थे, एक था जापान, एक था पीआरसी, और एक था आपका साउथ कोरिया, ठीक। फिर बाद में 3 लोगों को और जोड़ा गया, कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया। तो 16 तो हो गए, 16 हो गए ना। और मैक्सिमम इसमें कितने हैं, मैक्सिमम इसमें है 18 रीजनल है। बाद में रशिया को भी जोड़ा गया था, ठीक। द कॉन्सेप्ट ऑफ ईस्ट एशिया ग्रुपिंग वाज फर्स्ट प्रमोटेड इन 1991 बाय द देन मलेशियन प्राइम मिनिस्टर महातिर बिन मोहम्मद। महातिर बिन मोहम्मद के समय में इसको लाया गया था, इसको इसकी अवधारणा रखी गई थी। There are 6 priority areas of the regional cooperation with the framework of the EAS. These are environment, energy, education, finance, health issues and pandemic disease, natural disaster management, ASEAN connectivity। देखिए अब ये फॉरम तो आसियान का ही है, तो इसलिए उन्होंने बोला देखो हम बाकी देशों को भी तो ले लेंगे, मेंबर बना लेंगे, लेकिन जो चेयरमैनशिप होगी, जो चेयर्ड होगा,
वो आसियान से ही कोई होगा। तो इस बार का कौन है? इस बार का है ब्रुनेई दारुसलम। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द ईस्ट एशिया समिट। आपको डायग्राम दिखा देते हैं। तो ये रहा डायग्राम, आसियान के 10 देश। ठीक, बाद में किसको जोड़ा गया? बाद में आप जानते हैं, बाद में ये आपके पास आ गया रशिया और आपके पास आ गया यूएसए। ठीक, तो टोटल हाउ मच मेंबर्स? 18 मेंबर्स, राइट। चलिए अगले पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट 5 बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें क्या है कि यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने विश्व का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व उसकी घोषणा कर दी है। कौन कौन से? मूरा, द्रवा, डेन्यूब। मूरा, द्रवा, डेन्यूब, ये क्या है सर? ये रिवर्स का नाम है, ये नदियों के नाम है। ठीक है, मूरा, द्रवा, डेन्यूब। द बायोस्फीयर रिजर्व्स कवर्स 700 किलोमीटर ऑफ मूरा, द्रवा, डेन्यूब रिवर्स एंड स्ट्रेचेस अक्रॉस ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी एंड सर्बिया। तो लगभग लगभग कितने देशों में है? यूरोप के 5, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मूरा, मूरा नदी यहाँ पे, द्रवा और डेन्यूब भी कहीं होगा, ये रहा डेन्यूब। क्लियर? इसे यूरोप का अमेजन भी कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दिस ऑल्सो कॉल्ड एज द अमेजन ऑफ द यूरोप। क्लियर? अब बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो 131 देशों में लगभग लगभग 727 बायोस्फीयर रिजर्व है, इंक्लूडिंग 22 ट्रांस बाउंड्री साइट्स। प्रेजेंटली देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। भारत में कितने हैं? भारत में 18 हैं, अमंग विच 12 जो हैं वो यूनेस्को के मैब प्रोग्राम के तहत बनाए गए हैं। तो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, जो कि 1971 में यूनेस्को लेके आया था। लेटेस्ट अभी कौन सा बायोस्फीयर भारत में बना है, लिस्ट अप हुआ है, दैट इज पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश। तो ये सब जो चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है। आज के लिए आपका पहला सवाल कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, वो जरूर बताइएगा। इंडिया फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो डिक्लेयर किया गया था वो कौन सा था? जरूर कमेंट थ्रेड में आंसर कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। दिस विल गोइंग टू हेल्प यू अलर्ट, और ये सब आपको ध्यान में रहेगा। पिछले सेशन में जो हमने क्वेश्चन लिए थे उसका समय आ गया है उसके आंसर देने का। पहला सवाल था कि इनमें से कौन सा क्वाड ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि चाइना इसका पार्ट नहीं है। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी। दूसरा, पीएलआई स्कीम पे, पीएलआई स्कीम एम टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अंडर द गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। बिल्कुल सही बात है। टोटल 13 सेक्टर, लगभग लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का आउटले इसके ऊपर था। द स्कीम प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू कंपनीज फॉर एनहांसिंग देयर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अपार्ट फ्रॉम फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग इंपोर्ट बिल्स एंड इंप्रूविंग। ऑब्वियसली बात है, पहले वाले से बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है, तो दूसरा भी सही है। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो हमने पिछले सेशन में देखा था, ये किस मिनिस्ट्री के तहत आती है? तो दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट। आज के 3 सवाल आपके लिए लिस्ट अप कर दिए गए हैं। एससीओ पे, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी 21st मीटिंग हुई थी, इस पे हमने बात किया था। ये इसके ऊपर है, आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को पढ़िए। इस तरीके की प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। पेपर में बिल्कुल ऐसे मिलते जुलते सवाल आपको दिखाई देंगे, तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप पार्टिसिपेटिंग इन द कमेंट थ्रेड ऑल्सो। करके दिखाएंगे कि स्प्लिट रखिए एकदम। दूसरा सवाल बैड बैंक से रिलेटेड है, वीडियो को पॉज कीजिए, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा जरूर बताइएगा। तीसरा सवाल है कि रिसेंटली आई बेसा जो है हाल फिलहाल न्यूज में देखा गया है, ये रिलेटेड है सोशल ऑडिट से फॉर द सोशल सेक्टर स्कीम्स। इसमें आई मेसा का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई मेसा? 4 ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे रखे हुए हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर इसमें कमेंट थ्रेड में बताइए। क्लियर? पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है, एनरिच कंटेंट है, रेगुलर स्टडी है, एक्सीलेंट पेयर ग्रुप है। आइए दोस्तों एनरोल कीजिए। सीए बूस्टर प्रीमियम या पावर ऑफ 10 करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन आ चुकी है, रिवीजन का टाइम है। बुक स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं और अगर आपको कंफ्यूजन है कि कैसे करें, तो ये एक समाधान है, यूपीएससी सेल्फ प्रेप कोर्स। इसमें एग्जॉस्टिव ऑनलाइन बाइलिंगुअल अपडेटेड मटेरियल है आपके लिए, डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू लॉट। आइए प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए टू बिकम एन आईएएस एंड आईपीएस। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको मिलता रहे, रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे आप अपडेट रहें, तो ये जो पोर्टल है सिविल प्रिपरेशन पोर्टल, सिविल तपस्या, ये आपके लिए एक मतलब वरदान है। इसमें आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल इंग्लिश हिंदी में, करंट अफेयर्स विद रेगुलर अपडेट, द हिंदू के रेगुलर एनालिसिस आपको मिलेंगे विद डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, यूपीएससी एग्जाम एनालिसिस फॉर द पास्ट 7 ईयर्स और लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस। राइट, तो दोस्तों बने रहे। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हम इसी तरीके से मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।